तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। एक्ट है जिसमें बहुत लोगों को डाउट होता है कि कौन किसके बाद एक्ट आता है। आज इस चीज़ को जो है ना क्लियर हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश इंडिया में जो एक्ट आए थे ना, तो देखिए उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। ये तो चीज़ आप लोगों को पता ही है कि देखिए क्या है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है और फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो यहाँ पे जो है ना इनको क्या मिल जाता है, दीवानी राइट्स। किसको? ब्रिटिश को यहाँ पे दीवानी राइट्स मिल जाता है। तो उनके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी थी, जब पैसा आएगा तो आपको पता है क्या होगा, क्या होगा। जब पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिकल टू एम्पायर। हमेशा ये कंसेप्ट है कि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो एम्पायर एक्सपांड होगा। तो एक्सपांड होने लगा। चूँकि ब्रिटिश जो कंपनी थी ना वो क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी। तो उन्होंने क्या किया ना कि करप्शन करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो क्या हुआ ना कि जो वहाँ पार्लियामेंट थी ना उनको लगा कि जो है ना ये करप्शन भी कर रहे हैं। तो एक कमेटी बनाई गई थी, क्या सीक्रेट कमेटी। वो कमेटी जो है ना जाँच की कि भाई ये लोग करप्शन क्या कर रहे हैं। वो कमेटी ने बताया कि नहीं, इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और उसी के रिस्पेक्ट में ये लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए इसमें में से बेसिकली क्या क्या लाए गए थे, आप देखो उसके बैकग्राउंड को। तो देखिए क्या है ना कि सबसे पहले जो है ना कंपनी पे पार्लियामेंट्री कंट्रोल लाने की बात की गई थी। क्योंकि पार्लियामेंट जो एमपी बैठे थे ना वो कहते थे कि ये लोग करप्ट कर रहे हैं जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की। तो उन्होंने कहा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करो। फर्स्ट टाइम बात की गई थी इसी में, ध्यान रखना। दूसरी बात कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है ना उसको सबसे पहले क्या किया गया, रिकग्नाइज़ किया गया कि ये कंपनी का कौन सा पॉलिटिकल फंक्शन है और कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। इसके अलावा इसमें कुछ जानते क्या है, इसमें कुछ और चीज़ कहते हैं क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल जो लॉर्ड क्लाइव था ये बहुत ज़्यादा करप्शन करता था। इसी को जो है ना हटा दिया गया था। और बाद में यही लॉर्ड क्लाइव जो है ना क्या कर दिया था, सुसाइड कर लिया था। बहुत करप्शन करता था ये। और फिर ला गया बैरन हेस्टिंग को और इसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका मतलब जानते क्या है, क्या तो एक गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में क्या डिफरेंस है? मतलब गवर्नर शायद कई हो सकते हैं उसमें, उस जगह में। कहाँ अब ये मेन शक्ति होगी वहाँ की, कहाँ की? बंगाल की। गवर्नर बंगाल और गवर्नर जनरल बंगाल का मतलब ये है कि अब जो है ना बंगाल के अंदर जो है ना ये आएगा, बॉम्बे मद्रास भी आएगा। मतलब बंगाल के पास ज़्यादा पावर होगी। हाँ। और फर्स्ट कौन था, बैरन हेस्टिंग। और इसकी सहायता करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई थी। ध्यान रखना ये बार बार आएगा नाम, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसमें 4 मेंबर थे, ठीक ना। कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। और फिर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी था, है ना, जो 4 साल के लिए बनाया गया था। ध्यान रखना इसका फिक्स था 4 साल तक बनाया जाएगा। और इसमें जो है ना ये ऐसे लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, मिलिट्री भी थी, सिविल भी था, रेवेन्यू भी था। हर तरह के लोग रहते थे इसमें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी इसी में लाया गया। क्योंकि करप्शन होता था तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसी के अंदर लाया गया था। ध्यान रखना। हाँ। और दूसरी चीज़ कहते क्या है, कंपनी को बोला गया जो है ना प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व मत हो। इसी में मना, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड के कारण क्या हो रहा था, करप्शन हो रहा था। तो उसी को मना करने के लिए ये क्या किया गया था, लाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अब देखिए एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और एक क्या है, सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है क्या होगा यार, टसल होगा कि मेरे अंदर क्या आएगा उसके अंदर क्या आएगा। जैसे आज टाइम हो रहा है, मैं उसकी बात तो मतलब हाँ, तो ये ध्यान रखना कि ये इमर्ज होने स्टार्ट हो गया। इसी को दूर करने के लिए आ गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781। इसमें जानते क्या गया, इसमें कहा गया कि नहीं भाई, जानते क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अपना अलग मैटर है, उसका अलग मैटर है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है ना रिलीजियस अफेयर को जो है ना क्या करेगा, देखेगा कि कौन सा रिलीजियस अफेयर कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, ये सब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखना है। तो मतलब वही सुप्रीम जो टसल था ना उसी को दूर करने के लिए इसको ला गया था बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। बस ये है। और इसमें जो है ना एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करने की बात कही गई थी कि इसमें अलग कर दो। क्योंकि भाई ये जो है ना होते रहेगा यार कि क्या जुडिशरी के अंदर आएगा, क्या एग्जीक्यूटिव के अंदर आएगा, ये होते रहेगा। इसको क्या करो, अलग करो। है मतलब देखिए बैकग्राउंड देखिए ना। फिर आ गया 1781।
यहाँ तक क्या है 84 इसमें जानते क्या गया, यहाँ पे क्या था, काउंसिल में 4 मेंबर थे ना, इसमें 1 मेंबर को हटा दिया गया था, एक्चुअली वो मर गया था, तो 3 ही मेंबर बचे थे, ध्यान रखना है। काउंसिल में इसमें 3 मेंबर बचे थे, वो है ना। इसमें ऐसा कहा गया क्या तो क्या है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहा है। इसके पास ट्रेड का तो है ही पावर, कमर्शियल का, इसके पास पॉलिटिकल भी है। तो आप पॉलिटिकल और ट्रेड को अलग कर देंगे, और इसी के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पॉलिटिकल वाला फंक्शन ये नहीं करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना डिसीजन ये सुपरवाइज करेगा कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय एंग्लो मराठा वार हो रहा था ना, तो ये लोग जो है ना, ब्रिटिश क्यों बोलती है वहाँ से कि एंग्लो मराठा वार जो है ना, आप उसको जो है ना अवॉइड कर सकते थे, लेकिन आपने क्यों होने दिया एंग्लो मराठा वार। क्योंकि वार कभी भी होता है ना, तो लॉस दोनों को होता है। जिससे अभी जो इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा है, इसमें दोनों को लॉस होगा, केवल पाकिस्तान को लॉस नहीं होगा। तो ये है बेसिकली। तो बेसिकली इसे बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा, और जो है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ना कमर्शियल फंक्शन देखेगा, है ना। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर थे? 24 मेंबर थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर। ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, बंगाल के पास ज़्यादा पावर थे। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वही था ना, तो ये जो बॉम्बे मुद्दास था इसके अंदर थे, सबऑर्डिनेट थे। ये भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़, फर्स्ट टाइम जो है ना ब्रिटिश की क्राउन ने बोला कि जो ब्रिटिश इंडिया है ना, ये मेरा है। वहाँ की क्राउन ने बोला, ये ध्यान रखना। यूपीएससी पूछ सकता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये देखिए हो गया। अब देखिए क्या हुआ ना कि अब देखिए, अब यहाँ पे गवर्नर जनरल चेंज हो गया था ना, क्या 1785 तक ही था। कौन? ये वारेन हेस्टिंग। अब इसके बाद एक नया गवर्नर जनरल को अपॉइंट करना था, जिसका नाम था क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलता है कि अरे भाई, मैं इंडिया में तभी जाऊँगा जब जानते क्या होगा, जब मेरे को और पावर दो। हाँ, वो बोलो जानते क्या है, मुझे जो है ना यही भी पावर दो, कमांडर ऑफ चीफ का भी पावर दो। हाँ, और ऊपर से जो काउंसिल है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके डिसीजन को मैं ओवर रूल कर सकूँ, मेरे को इसको पावर दो, तब आऊँगा। तो फिर गवर्नमेंट ने दे दिया, तो फिर आ गया 1793 का एक्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे मतलब बैकग्राउंड देखिए, इसमें था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने बोला जानते क्या भाई, इसने क्या है ना कि भाई मेरे को पावर तो मिलेगा ही, और ऊपर से क्या है ना, जो है ना कि होम चार्ज का कंसेप्ट इसी में आया था। होम चार्ज बता तभी ना कि जो लोग है ना इंडिया से इन्वॉल्व रहे हैं, लंदन में है, उनका भी चार्ज इंडिया से ही लगेगा। और इसने क्या कर दिया, रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को और जुडिशल फंक्शन को अलग कर दिया। बोला कि है ना, एक आदमी के पास पावर रहेगी तो करप्शन ज़्यादा करेगा, तो दोनों को क्या कर दो, अलग कर दो, ध्यान रखना। तो रेवेन्यू को कलेक्टर को रख देता है, और जुडिशरी को उसने अलग कर देता है। दूसरी चीज़ कि जो भी पैसा बचेगा ना, जैसे सैलरी देने के बाद और सोल्जर के बाद, तो वो पैसा जो है ना 5 लाख पाउंड पर ईयर जो है ना ट्रांसफ़र किया जाएगा कहाँ, इंग्लैंड में। दाना का यूपीएससी पूछ सका है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा 5 लाख पाउंड हर साल। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। ये आ गया, फिर आ गया देखो, अब देखो इसमें एक चीज़ और डिसाइड की कि हर 20 साल में जो है ना, अब जो है ना मीटिंग करवाई जाएगी, चार्टर एक्ट है कि कंपनी कैसे काम कर रही है। तो आ गया 1813 में। अब आपको पता है कि इसमें जानते क्या है, इस समय जो ब्रिटिश का रूल है ना, वो ऑल ओवर इंडिया में फैला गया था। जानते क्या, एक्सेप्ट पंजाब सिंध और नेपाल के अलावा। तो अब भाई पावर बढ़ गया। तो इसमें क्या है ना, नेपोलियन भी पावर में आ गया था उधर। तो बोला कि भाई ब्रिटिश की पावर बढ़ रही है, और ब्रिटिश की पावर को कम करना था, इसलिए नेपोलियन ने बोला कि जो कंट्री ब्रिटिश से एक्सपोर्ट कर रही चीज़ें ना, उससे ना करो, मुझसे करो। तो इससे जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है ना, उन्होंने बोला कि मेरे को भी आज़ादी दो कि मैं इंडिया से ट्रेड करूँ, क्योंकि अभी कंपनी की मोनोपोली है इंडिया में। तो ये मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, केवल टी और चाइना के अलावा। टी में करो मोनोपोली, चाइना में। ये रीज़न है बेसिकली, ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन का इसे बोलते हैं नेपोलियन कॉन्टिनेंटल सिस्टम। यूपीएससी पूछ सकता है व्हाट वाज नेपोलियन कॉन्टिनेंटल सिस्टम, यही था वो। हाँ, यानी क्या है, अब चूँकि इसमें क्या है ना कि बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि 1 लाख जो है ना एजुकेशन में पैसा खर्चा कर दो। हाँ, लेकिन अब कौन सी एजुकेशन, इंडियन वाले की इंग्लिश वाले? तो यहाँ पे दिक्कत थी थोड़ा सा।
क्रिश्चियन मिशनरी को भी जो है ना इसमें जो है ना बोला कि अपना जो है ना प्रचार प्रसार फैलाओ रिलीजन का, चलो फैलाओ फैलाओ ये। हाँ अब देखिए हमने कहा है इस एक्ट में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया वाज दस एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इसकी जो है ना कि मतलब जो है ना कि ब्रिटिश टेरिटरी कहाँ तक फैली रहेगी ना, मतलब इंडिया में कहाँ तक फैली हुई है ना, ये सब पहली बार डिफाइन किया गया था इस एक्ट में। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी उसको पूछ सकता है 1813 में। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 1833। अरे क्या है इसमें, इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, तो इसके पास बंगाल के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि मद्रास और बॉम्बे जो है ना इसी के अंदर आ रहे हैं ना। तो जो गवर्नर जनरल बंगाल है ना, इसको ट्रांसफर कर दो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। इसी तरह से विलियम बेंटिक जो है ना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था इस समय। ये बैकग्राउंड है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है ना कि पूरे पावर को सेंट्रलाइज करने का ट्राई किया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब उसके पास उसको और पावर दे दी गई है बेसिकली। हाँ मतलब कि जो बॉम्बे मद्रास है ना, ये जो है ना लॉ नहीं बनाएंगे, यार लॉ बनाएगा बंगाल वाला, केवल ये एग्जीक्यूट करेंगे उसको। तो यही है कि लेजिस्लेटिव पावर इसको नहीं दिया गया था, ध्यान रखना है। और ये है ना, और इसमें जानते क्या है, इसमें क्या है ना कि जो है ना इसमें मैंने क्या बोला था कि 3 काउंसिल थी ना, 3 मेंबर थे ना, यहाँ पे 3 मेंबर थे ना, इसमें 1 मेंबर और ऐड किया गया था। 3 ही थे। काउंसिल की बात कर रहा हूँ, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 थे, काउंसिल में 3, चूँकि एक मर गया था ना, 3 थे। तो यहाँ पे 1 मेंबर को और ऐड किया गया था। और जानते कौन था वो? मैकुले है ना, विलियम बेंटिक। यही सबसे अच्छा गवर्नर जनरल था, मैकुले ही। क्योंकि अंत कहीं सती स्टेशन को बैन करवाया था, स्लेवरी को बैन करवाया था, ठग्स को बैन करवाया था। और इसने कहा कि 1 लाख कमीशन बनाओ मैकुले की उसमें अंडर में। हाँ मैंने कहा इसमें 6 में हाँ तो ये है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो मैंने बताया है। मैकुले वाला हो गया ना 1833। हाँ लाख कमीशन फर्स्ट टाइम बना था, ध्यान रखना ये। और इसमें एक चीज़ और बात की गई, ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विस। लेकिन जानते क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया है। तो मतलब लागू, मतलब बात की गई थी लेकिन लागू नहीं हुआ था। अब आता है 1853। तो अब जो मैंने क्या होता था कि पंजाब और सिंध के अलावा ब्रिटिश पूरे इंडिया में फैल गया था ना, लेकिन यहाँ पे पंजाब और सिंध भी आ गया ब्रिटिश के अंदर 1853 के अंदर। तो और ज़्यादा पावर बढ़ गई ब्रिटिश की। तो अब जो है ना उनको लगा कि भाई जो है ना अब जो है ना और छोटे छोटे प्रोविंस को पावर देने की ज़रूरत है यहाँ। तो बनाया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, ध्यान रखना। तो उसमें 6 मेंबर को और ऐड किया गया था। तो 2 मेंबर क्या होगा, एक सीजे, एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक अदर जज होगा, और 4 जो है ना मद्रास से होगा, बॉम्बे से होगा, बंगाल से होगा और आगरा से होगा। फर्स्ट टाइम इनको 6 मेंबर को और ऐड किया गया था, ध्यान रखना ये कि किसमें लेजिस्लेटिव पर्पज से, कि कानून ये भी बना सकते हैं यार, क्योंकि भाई पावर बढ़ रही थी ना ब्रिटिश की। हाँ और फर्स्ट टाइम जो है ना ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विस जो है ना अलाउ कर दिया गया था कि लो भाई अब कर ही दो। हाँ और इस एक्ट में जनता का क्या किया गया कि बोला कि ये जो है ना कि ये जो कंपनी का रूल है ना, ये अनडिफाइंड टाइम तक चलेगा यार, कोई फिक्स नहीं रहेगा। जैसे पहले क्या था 20-20 साल में बनाया जाएगा, अभी अनडिफाइंड तक चलेगा, कब तक चले कोई गारंटी नहीं है। और यही टाइम था जहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा करप्शन फैलने लगा था इंडिया में, क्योंकि पूरी पावर आ गई थी ना। लोग पंजाब और सिंध को भी ले लिए थे अपने अंडर। तो क्या हो गया 1857 का क्या रिवोल्ट, और इसी रिवोल्ट में जो है ना ब्रिटिश को भी नुकसान हुआ। तो वहाँ की जो क्यून थी ना, वो बोलती है कि मैं एक लेटर भेज रही हूँ, उसको पढ़िए। क्यून डिक्लेरेशन नाम था उसका, इलाहाबाद दरबार में। वो बोलती है कि अब से जो है ना ब्रिटिश मेरे भाई रहेंगे, अरे ब्रिटिश बोलता हूँ, जो इंडियन है मेरे भाई रहेंगे, उनको नुकसान कोई नहीं पहुँचा होगा, आप रिवोल्ट मत करो, ये करो ऐसे कुछ लगा। उसी को बोला गया गुड गवर्नेंस एक्ट है। और मैंने एक चीज़ भूल गया यहाँ पे ना कि जो ये था ना 1853 वाला ना, इसमें जो है ना जो टी और चाइना था, जो मोनोपोली था ना, उसको भी ख़त्म कर दिया गया था है ना 1833 में। टी और चाइना वाला भी ट्रेड ख़त्म कर दिया गया था, ये ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे क्या है ना, हाँ तो इसमें जानते क्या है, सबसे पहले जानते क्या क्या इसमें
जो ये था ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को हटा दिया गया, क्योंकि क्यों ने कहा कि इन्हीं की वजह से लड़ाई हुई है इन्हीं की वजह से लड़ाई हुई है, इसको ख़त्म करो। सचिव का पता और यहाँ से जो है ना सीधे अब क्यून जो है ना अपने अंदर ले लेगी उसको, पूरा सिस्टम को। लेकिन क्यून तो यहाँ डायरेक्ट आएगी नहीं, तो उसके लिए उसने क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन है ना और वहाँ का क्राउन, दोनों के बीच ये मिडिल काम करेगा और रहेगा वहीं लंदन में। ये मतलब ब्रिटिश के पार्लियामेंट के एक मेंबर था जो वहीं रहेगा। हाँ, लेकिन इसको कौन देगा यहाँ का समाचार, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वायसराय बन गया था। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कोई डिफरेंस नहीं था डिफरेंस। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, ये उसमें ब्रिटिश के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था क्राउन के लिए, लेकिन ये जो है ना क्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया था, इसलिए इसको वायसराय बोला गया है। हाँ, ध्यान रखना। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेले नहीं था, इसमें 15 मेंबर और थे इसकी सहायता के लिए, ध्यान रखना ये ध्यान रखना। हाँ, तो ये है बेसिकली, बस इसमें यही है कि मतलब आगे मतलब जो थोड़ा मतलब वही मतलब दिया गया कि जो है ना कि आप जो है एक्सप्लॉइट नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, लेकिन वही है कि है ना कि चॉकलेट जैसा होता है ना, चॉकलेट दे रहे थे इंडियन को, लो चॉकलेट ले लो काइंड ऑफ। फिर फिर एक चीज़ और चीज़ आ गई है यहाँ पे, तो ये किया गया, लेकिन कहे कोई चेंज तो आया नहीं भाई, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज तो आया नहीं इंडिया में। तो फिर आ गया 1861 का। और इसमें जो है ना आप जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना बोला गया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर भी इसमें ऐड किया जाएगा, है ना, ध्यान रखना। और काउंसिल में एक मेंबर और ऐड किया गया था, 5 हो गया था इसमें। और इसमें क्या है ना कि नॉन ऑफिशियल मेंबर भी ऐड किया जाएगा, जो कि 6 से 12, 6 मिनिमम रहेंगे, 12 मैक्सिमम रहेंगे। ये कौन है 12? मतलब कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे ना, देखिए ऑफिशियल मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर 2 टाइप के मेंबर इसमें होंगे। ध्यान कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आएगा यार, क्योंकि 1858 के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आया नहीं था, जिसमें बोला कि आप कुछ चेंज लाओ भाई, तो फिर से रिवोल्ट कर देंगे वो। उन्होंने बोला कि अब जो है ना कुछ इंडिया को भी इंक्लूड करो, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर, ऑफिशियल मेंबर में नहीं, ये ध्यान रखना है। तो ये है बेसिकली। तो हाँ, उसमें जैसे राजा आप जो है ना, जैसे है ना, ये इसमें राजा पटियाला, महाराजा बनारस, है ना, ये सब इनको इंक्लूड किया गया था इसमें। हाँ, ध्यान रखना। और गांधी का है इसमें, गांधी का पोर्टफोलियो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जैसे होता ना फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो ऐसे पोर्टफोलियो भी जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, ध्यान रखना 1861 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कानिंग ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें जो है ना इम्प्लीमेंट हो गया था। ये चीज़ ध्यान रखना आप, है ना। हाँ, इसमें जो है ना कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ गई था इसमें ना, जैसे कि है एक तो बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फिर एक पंजाब, ये सब भी आ गए थे इसी समय। तो ये भी ध्यान रखना आप, ये इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है, इसमें जो है ना वायसराय जो है ना, इसको एक पावर दी गई है, कहा ऑर्डिनेंस पावर, कि ये लॉ बना सकता है बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के, लेकिन वो लॉ 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा। ये ध्यान रखना, यूपीएससी पूछ सकता है। हाँ, 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा वो। हाँ, ध्यान रखना ला। और इसमें जो है ना बहुत सारे पोर्टफोलियो बनाए गए थे, मतलब कहने का मतलब कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाया गया था, ध्यान रखना। लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर में इंडिया ही होगा, ये गारंटी नहीं दिया था उसने। उसने ये बोला था कि हो सकता है कि इंडियन भी हो, लेकिन जरूरी नहीं था। ध्यान रखना, यहाँ पे पैसे ट्रैप करेगा, इसमें होगा ही होगा, नो। फिर आया 1892। आपको पता ही है कि 1861 और 1892 के बीच बहुत बड़ा चेंज आया था। कौन सा? इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी 1885 में। तो अब लगा ब्रिटिश को कि यार इनको ज़्यादा पावर देना पड़ेगा, क्योंकि ये रिवोल्ट भी कर सकते हैं। तो जानते क्या उन्होंने कहा, ठीक है भाई, आप क्वेश्चन भी पूछ लो, लेकिन आपको नोटिस देना पड़ेगा पहले, 6 दिन पहले। और ऊपर से आप बजट भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं करोगे, नो सप्लीमेंट्री, केवल क्वेश्चन करो, बस हो गया। और इसमें जो है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को फिर से बढ़ा दिया गया था, ध्यान रखना, 10 से 16। उसमें 6 से 12 था ना, इसमें 10 से 16 कर दिया गया, 10 मिनिमम 16 मैक्सिमम, ध्यान रखना। हाँ, लेकिन वोटिंग राइट फिर भी नहीं दिया गया था। वोटिंग राइट केवल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वोट करने का अधिकार नहीं थे 1892 एक्ट में, ये ध्यान रखना। और इसी समय क्या है ना, कुछ नए नए प्रोविंस भी ऐड किए गए थे। बॉम्बे, मद्रास, बंगाल तो था ही, पंजाब भी आ गया, है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी आ गया, तो ये भी आ गए थे जिसमें मतलब एक्सपांसन हो रहा था, बेसिकली कंसोलिडेशन हो रहा था। हाँ, ये था बेसिकली इस एक्ट में। आप चाहे तो देख भी सकते, देखिए
देखिए ये था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना, और ये था नॉमिनेटेड बाय द, ये था लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला। तो ऑफिशियल मेंबर ये 10 से 16 मैक्सिमम रहेंगे, यही मैंने बताया यहाँ पे, 10 से 16 क्या रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आ जानते क्या आ गया, 1909 के एक्ट आया। और आपको पता है कि इसमें जानते क्या है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। कौन सा? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। जिसका है ना कि क्या है ना कि मुस्लिम की डिमांड उठना स्टार्ट हो गई। तो आया मोर्ले मिंटो। मोर्ले क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और मिंटो क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइस आया था। ये दोनों आए फिर। तो इन्होंने बोला कि और मेंबर बढ़ाओ यार, ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, और मेंबर बढ़ाओ, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया ना, है ना, 69 मेंबर कर दिया, 16 से 69 डाट कर दिया। लो अब खुश। और जानते कौन था फर्स्ट फर्स्ट मेंबर कौन था लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियली? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हाँ, ये किसी पूछ चुका है। ये देखिए अभी दिया भी है, देखिए ऑफिशियल मेंबर 67 थे, ठीक ना, और ये नॉन ऑफिशियल 32 थे, ये ध्यान रखना है। तो ये किसी पूछ सकता तो है। इसमें इंडियन आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आप। फर्स्ट टाइम जो है ना, इसमें कहे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम को। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट बुक लो भाई, अपना ले लो, सेपरेट ले लो जाओ। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है, एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। जानते क्या? ओके, मैं बताता हूँ। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होगा ना, है ना, वो मेजोरिटी में होगा। देखिए ऑफिशियल मेंबर जो है ना, वो जो है ना, देखिए ऑफिशियल मेंबर और नॉन ऑफिशियल दोनों थे। तो सेंटर का जो होगा ऑफिशियल मेंबर ना, सेंटर का, देखिए चूंकि देखिए इसमें प्रोविंशियल और सेंटर दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। तो जो सेंटर में होगा ना, सेंटर में ज़्यादा कौन होगा? ऑफिशियल मेंबर। और लेकिन प्रोविंस में नॉन ऑफिशियल ज़्यादा होगा। ये देखिए यही लिखा ही है। नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है ना मेजोरिटी में होगा, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर में 2 लोग होते हैं ना, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। तो इलेक्टेड कम होगा, नॉमिनेटेड ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश के पास भी अभी भी ज़्यादा पावर थी। ये समझ लीजिए आप, वो बस घुमा रहा था चीज़ों को। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेंबर थे ना ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर ज़्यादा होंगे, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर में 2 टाइप के मेंबर थे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। जो इलेक्टेड थे ना, उनकी मेजोरिटी कम रहेगी, और नॉमिनेट की ज़्यादा रहेगी। नॉमिनेट कौन करता था उनको? वही गवर्नर जनरल। तो मतलब पावर उसी के हाथ में है अभी भी, इस समझ लीजिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ भी पैसे ट्रैप करेगा, ये है। फिर आपको पता है भाई कि बहुत सारा चेंज आता है। गांधी जी आ जाते हैं इंडिया में, बताइए। तो 1919 आ जाता है मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेक कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये तो भाई बोलता है कि भाई पावर दो इनको यार, पावर दो, लड़ाई करेंगे, पावर दो। और ऊपर से कौन, वर्ल्ड वार 1 भी खत्म हो गया था, तो इन्होंने भाई पावर दो यार। तो जानते क्या है, 2 तरह के सब्जेक्ट बनाए गए थे, एक रिजर्व और एक ट्रांसफर। तो रिजर्व वो था ना कि जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, उसे बोलते हैं रिजर्व, है ना, जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन। लेकिन जो ये था ना ट्रांसफर्ड, इसमें जो है ना कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, ये उसको ट्रांसफ़र कर देगा। लो भाई ये काम तुम कर लो, जैसे लोकल गवर्नमेंट हो गया, जैसे लोग तो काम कर लो, चलो जाओ। ये ध्यान रखना। इसी को बोलते हैं डायरकी, जहाँ पे रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट अलग अलग हो गए थे ना, उसको बोलते हैं डायरकी। ध्यान रखना, ड्यूअल गवर्नमेंट वो था, डायरकी ये है। दूसरी चीज़ जानते क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, इसी के टाइम पे क्या हुआ था बनाया गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और स्टेचुटरी कमीशन भी बनाया गया था, स्टेचुटरी कमीशन भी बनाया गया था इसके टाइम में। कौन सा? स्टेचुटरी कमीशन भी। और इसमें जानते सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जानते इसमें क्या था? कि प्रोविंस में डायरकी को लाई जाएगी। हाँ, लेकिन जानते क्या उसी समय क्या है, 7 कमीशन आ जाता है 1927 में। ये बोलता है कि डायरकी को अबोलिश करो और वहाँ लाओ ऑटोनॉमी। हाँ, वहाँ लाओ ऑटोनॉमी। लेकिन जानते क्या है, इसमें सारे मेंबर इंडिया ब्रिटिश थे ना, इसको हटा दिया गया है। डायरकी मतलब समझते हैं, ये लो ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट है।
तो बोला कि नहीं कि प्रोविंशियल को जो है ना ऐसा मत करो। अच्छा। हाँ, लेकिन साइमन ये कमीशन लोकसभा राज्यसभा बनी इसमें वो तो बाई कैमरल है। हाँ, वो तो बाई कैमरल है, अंग्रेजी। वो तो बाई कैमरल है। द्वि सदन। अब देखिए जानते क्या है, अब देखिए क्या क्या है ना कि ये आ जाता है साइमन कमीशन, लेकिन इसमें सभी मेंबर ब्रिटिश थे, है ना। दूसरी चीज़ क्या है ना कि साइमन को बैक बोला गया, लेकिन इसमें गलत बात जानते क्या थी, जानते क्या है, कम्युनल इलेक्टोरेट था। इसको बोला कि हटाओ यार इसको, है ना। फिर यार 1935 का एक्ट, जिसमें भाई बहुत सारे फीचर्स आए थे। ये तो बोला गया ना कि जो प्रोविंस में जो डायरकी थे ना उसको हटा के सेंटर में लाओ, और प्रोविंस को बोलो क्या, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो। फिर फेडरल कोर्ट लाया, आरबीआई आया, ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें। 3 लिस्ट आई थी, ऑल इंडिया सर्विस आई थी इसमें, तो इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो देखिए क्या है ना कि कैसे एक्ट का देखिए इवोल्यूशन हुआ है ना। कौन सा एक्ट किस टाइम पे आएगा उसके पीछे क्या रीज़न है ना, ये सब कौन डिसाइड करता था, उस टाइम का टाइम पीरियड है। और आपको पता है कि लास्ट में क्या आया था, 1947, जिसमें देश की आज़ादी और पार्टीशन से रिलेटेड चीज़ें बताई गई थी, कैसे पार्टीशन होगा, है ना। माउंटबेटन टाइम के टाइम में आया था। तो बेसिकली क्या है ना, ये कुछ एक्ट थे। मैंने स्टोरी फॉर्म में बताया है कि चीज़ें को आप रिकॉल कर सको कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, कि कैसे चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। आप देख लीजिए कि लोग 1892 में केवल उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया है। 1909 में बोला गया जो है ना कि आप जो है ना काउंटर क्वेश्चन करूँ, काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर 1919 में वोट देने का अधिकार दे दिया गया है। वो भी चुनिंदा लोग। हाँ, तो देखिए ऐसे जो है चीज़ें काम किए हैं, मतलब इवोल्यूशन हुआ है इसका एक्ट का।